सो कल आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं एंड इस बार एग्ज़ाम्स MCQ पैटर्न पर हैं बिकॉज काफ़ी लेट हो चुका है कोरोना वगैरह की वजह से और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस आगे लेके बढ़ना है। सो MCQs है तो बट उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। एंड आज मेरे पास अप्रॉक्स 10 सेट्स हैं MCQs के आपके लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, तो मैं MCQs पढ़ाती भी जाऊँगी, बताती भी जाऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारा होगा सेट नंबर 1। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द डैश इज द पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी दैट अपोजेज द डिज़ायर ऑफ ID बाय इन्फोर्सिंग मॉरल रिस्ट्रिक्शंस। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है हमारा पर्सनालिटी टॉपिक का, जो लास्ट सेमेस्टर में भी था। कैरिकुलम जो सब्जेक्ट था को कैरिकुलर वाला आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग, सेम वही 3 टाइप की पर्सनालिटीज़ होती हैं। ID मतलब आइडेंटिटी, सेकंड वन इज़ ईगो मतलब सेल्फ, एंड थर्ड वन इज़ सुपर ईगो मतलब मॉरल वैल्यूज़, आपकी फितरत वगैरह कैसी है। ठीक है, तो इसमें आपको अगर पूरा समझ में नहीं आ रहा या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो पढ़ा ही नहीं है, तो अगर आपको याद है कि सुपर ईगो का मतलब मोरल वैल्यू होता है, तो देखो ध्यान दो इस क्वेश्चन में मोरल रिस्ट्रिक्शंस लिखा हुआ है, तो बट ऑब्वियसली सुपर ईगो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो मतलब मैं जो आपको समझा रही हूँ मेरा तरीका सुनते जाना बहुत ध्यान से कि मैं किस तरीके से समझा रही हूँ। जैसे कि अगर आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो अगर आपने मॉरल रेस्ट्रिक्शंस और ID देख लिया तो मॉरल रेस्ट्रिक्शन इंसान सुपर ईगो के स्टेट में लगाता है। ठीक, तो बहुत बेसिक सी कनेक्शन वाली चीज़ें अगर आपको पता है या गलती से भी याद आ रही है एग्जाम में, तो मतलब आप जो भी आंसर टिक कर रहे हो उसके 90% सही होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो सारा रट के जाने की ज़रूरत नहीं है, जो एंड मोमेंट बैठ के देख रहे हैं बी काम। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज डैश कंडीशनिंग। अब इसका नाम पावलोवियन है क्योंकि पावलोवियन की थ्योरी में क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो याद कर लो, चाहो तो जैसी भी आपकी मर्जी। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोवियन। ठीक, अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है डैश इज अ स्केड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट इन विच अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम मस्ट पास बिफोर अ रिस्पॉन्स इज री इन्फोर्स्ड। अब जैसे कोई रिस्पॉन्स, कोई रिप्लाई या कोई भी चीज़ अगर आप दे रहे हैं उसके पहले थोड़ा बहुत टाइम, जैसे मान लो कि आपसे हम लोग मान लेते हैं क्विज़ चल रहा है। ठीक है, क्विज़ में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जनरल नॉलेज के। ठीक है, कुछ अगर आपको आते होंगे आप तुरंत आंसर करेंगे, कुछ आपको याद होंगे पर आप भूल रहे होंगे तो आप 2-3 सेकेंड्स लेंगे। तो ये क्या है, एक वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम है जो इधर उधर जो लग रहा है हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वेरिएबल इंटरवल। ठीक है, जैसे कि आप पहले क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड लेते हैं, तीसरे के लिए 3 सेकंड लेते हैं एंड इस दूसरे क्वेश्चन को तुरंत ही आंसर कर देते हैं, तो ये एक वेरिएबल इंटरवल का शेड्यूल पास ऑन हो रहा है आपके रिप्लाई करने के टाइम के लिए। ठीक है, देन वी हैव डैश इज अ शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन विच अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम मस्ट इलैप्स बिफोर अ रीइंफोर्समेंट इज एडमिनिस्ट्रेड। तो देखो अब इसमें सिंपल सा डिफरेंस देखो, इसमें आपसे पूछा गया वेरिएबल अमाउंट, इसमें फिक्स्ड पीरियड, तो बट ऑब्वियसली फिक्स्ड इंटरवल, आंसर सी होगा। ठीक है, इमोशंस आर यूजुअली अकम्पनीड बाय डिस्टिंक्ट डैश एक्सप्रेशन। अब लाइक अगर आपका जो इमोशन है वो बहुत मैं कह सकती हूँ बहुत अपसेट हो, सैड हो, तो आपके चेहरे पे दिखता है, तो फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे वो आपके इमोशंस को अकम्पनी करते हैं, मतलब आपका एग्जैक्ट इमोशन क्या है उसको जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए। The next one which we have is the process of communication begins when the dash has a thought or an idea that he wishes to convey to another person. अब आइडिया किसके पास होता है, सेंडर के पास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेंडर। पता है एक एक बस कीवर्ड पकड़ो, अगर आप कीवर्ड भी पकड़ लेते हो MCQ के क्वेश्चन का तो आप आंसर लिख लोगे, बाकी के आपको ऑप्शंस भी देखने की नीड नहीं पड़ेगी अगर आप कीवर्ड से कनेक्ट करोगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ही विशेज़ लिखा है, तो ही इनकोडिंग तो ही हो नहीं सकता, मैसेज तो ही हो नहीं सकता, चैनल तो ही हो ही नहीं सकता। तो अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं भी पढ़ रहे हो या आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या होगा, तो आप ही से समझ जाओ कि ही सेंडर ही होगा। बाकी तीनों ऑप्शंस के पहले ही किसी भी एंगल से सूटेबल नहीं लग रहा है ग्रामेटिकली भी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है एलिमिनेट करना, कि जो सबसे अनसूटेबल ऑप्शंस हैं उन्हें हटाते जाओ, जो बचेगा वही सूटेबल होगा। दूसरा होता है जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें से कर लेना, तो दूसरा वाला ऑप्शन शायद ही बहुत ही कम बच्चे फॉलो करें। और तीसरा होता है तुक्का मारना, तो जो पहला और दूसरा दोनों ही फॉलो नहीं कर पाते हैं वो तीसरे ऑप्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, ओके, जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। डैश इज कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू प्रॉपर चैनल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑब्वियसली प्रॉपर चैनल के थ्रू फॉर्मल कम्युनिकेशन ही प्लेस करेगा। नॉन वर्बल में इशारे होते हैं, वो उसमें कोई प्रॉपर चैनल का मतलब ही नहीं बनता। पैरालिंग्विस्टिक मतलब वो जो फिजिकली चैलेंज या फिजिकली अनेबल्ड हैं
वो लोग करते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉपर चैनल का मतलब बनता ही नहीं। इनफॉर्मल तो वैसे भी प्रॉपर चैनल के थ्रू होता ही नहीं, तो बचा क्या, फॉर्मल। देन वी हैव an dash is a third party to a negotiation who has the authority to dictate an argument। अब देखो आर्ग्यूमेंट को डिक्टेट करने के लिए, लाइक मान लो कि नेगोशिएशन का प्रोसेस चल रहा है। अब जो फॉर्मल नेगोशिएशन होता है, नॉर्मल जो भाई 100 का लगा लो, भाई नहीं नहीं 150 दे दो, भाई हमें भी कुछ पड़ता पड़ जाए, तो ना तेरी ना मेरी, ये वाला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो इनफॉर्मल होता है, ठीक है। बट अगर एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट चल रहा है दो कंपनीज़ के बीच में या किसी प्रॉपर मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में, तो उसमें जो इंसान नेगोशिएशन के बीच में, उसे थर्ड पार्टी बोलो चाहे इंसान बोलो चाहे कुछ भी बोलो, इंटरप्ट कर सकता है, जिसमें ये अथॉरिटी होती है, वो आर्बिट्रेटर होता है, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब आर्बिट्रेटर याद ना भी करो तो ऑप्शंस देखो, कंसल्टेंट तो हो नहीं सकता, बीच में बोलने वाला कंसल्टेंट तो होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, इंसान कंसल्ट करने के बाद ही नेगोशिएशन करने पहुंचा होगा। मोटिवेटर तो होने से रहा, क्या लड़ाई के लिए मोटिवेट करना है। अप्रोचर भी होने से रहा, क्योंकि अगर नेगोशिएशन शुरू हो चुका है तो मतलब वो अप्रोच हो चुका है। तो लास्ट बचा ऑप्शन आर्बिट्रेटर। मुझे जो बेस्ट चीज़ लगती है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की, वो होती है एलिमिनेशन, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से एलिमिनेशन से ही प्रैक्टिसेस करी हैं, और बाकी जो एग्ज़ाम्स वगैरह की भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, उसमें मैं एलिमिनेशन को बेस्ट मानती हूँ, उसको यूज़ करने का तरीके को। तो अगर आपको याद नहीं है एंड आप अगर कॉन्फिडेंस बहुत लो है आपका, आप फील करें कि यार कैसे होगा क्या होगा, तो एलिमिनेशन से बेस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर आपका भगवान पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है तो जय माता दी से बेस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश चाइल्ड ऑफ द चाइल्ड ईगो स्टेट एक्ट्स इन वेज दैट आर लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो देखो जो चाइल्ड जो चाइल्ड ईगो होता है वो कहाँ से बनता है। अब कोई चाइल्ड है वो बहुत एरोगेंट है, या कोई चाइल्ड है वो बहुत स्वीट है, कोई बहुत रिजर्व्ड है। चाइल्ड मतलब बिलो 10 बिलो 12 इतना मान के चलिए। तो वो कहाँ से है, वो अपनी फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने स्कूल, तो जो भी उसने अडाप्ट किया है अपने इन्वायरमेंट से, वो वहाँ से उस वे में बिहेव करता है जिस वे में उसने अपने आसपास के लोगों से सीखा हो। तो यहाँ पे नेचुरल स्मॉल बिग ऐसा कुछ चाइल्ड नहीं होता, चाइल्ड नेचुरल, चाइल्ड स्मॉल या चाइल्ड बिग नहीं होता। तो बट ऑब्वियसली ऑप्शन बी अडेप्टेड, ठीक है। देन वी हैव 10th इन डैश डिपार्टमेंटलाइजेशन अ डिपार्टमेंट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, टेरिटरी और रीजन। अब तुम खुद ही देख लो, टेरिटरी, एरिया, रीजन ये प्रोडक्टिव होते हैं नहीं, फंक्शनल होते हैं नहीं, प्रोसेस वाले होते हैं नहीं। भाई एरिया, टेरिटरी, रीजन ज्योग्राफी में ही आता है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कैसे ट्रिक किया, इस डिपार्टमेंट को हम टेरिटोरियल डिपार्टमेंटेशन ही बोलते हैं या फिर टेरिटरी वाइज डिपार्टमेंटेशन ही बोलते हैं, बट इन्होंने टेरिटरी वर्ड को क्वेश्चन में यूज़ कर लिया और आपसे ऑप्शंस में ज्योग्राफिक दे दिया, ठीक। तो ये बस बहुत छोटी कनेक्टिंग डॉट्स आपको याद रखने हैं। आपको 15-20 दिन पहले बताया गया कि एमसीक्यू से एग्ज़ाम होगा, तो भाई बहुत डिफ़िकल्ट कुछ वो लोग ना देंगे और ना इतना डिफ़िकल्ट कुछ आएगा, ठीक है। ऐसे कुछ कनेक्टिंग डॉट्स। अब इतना इजी आप लोग पढ़ोगे क्या कहीं पर, नहीं, आप लोग तो डिफ़िकल्ट पढ़ने में घुसे हुए, बट इजी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बेसिकली इजी में बहुत कॉमन सेंस लगता है, और जो हम इतना ज़्यादा थ्योरी अडॉप्ट करने के चक्कर में, याद करने के चक्कर में लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। Then we have dash are social inventions for accomplishing goals through group effort। अब ग्रुप एफर्ट के थ्रू हम कौन सा सोशल इन्वेंशन यूज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट सोशल होती है क्या, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन सोशल होती है क्या, नहीं। अब देखो मैनेजमेंट सोशल होती है क्या, नहीं। लीडरशिप सोशल इन्वेंशन होती है क्या, नहीं। बिहेवियर सोशल होता है क्या, नहीं। लास्ट में ऑप्शन क्या बच रहा है, ऑर्गेनाइजेशन। अब लोग कंफ्यूज होंगे कि यार लीडरशिप तो सोशल हो सकती है, क्योंकि लीडर्स ज़रूरी तो नहीं है कि जो हमारे लीडर्स हों या क्या कहते हैं कि जो हमारे मोटिवेटर्स हों या फिर जो बहुत बड़े लेवल के हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स हों, वो सोशल ना हो, वो तो सोशल हो सकते हैं। बट यहाँ पे आपको देखना है कि ग्रुप एफर्ट्स की बात की जा रही है, और ग्रुप एफर्ट्स हम ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में ही पढ़ते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द की फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के की फीचर्स, सोशल इन्वेंशन अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा, गोल को अकम्प्लिश करना ऊपर वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा, ग्रुप एफर्ट के थ्रू ऊपर वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा। तो ये तीनों कीवर्ड्स आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में दिए हुए थे, तो आंसर जस्टिफाई हो गया। तो यही है कि आपको बस कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। देन वी हैव अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग इज।
ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब आप इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे तो उसे हम इंडिविजुअल बिहेवियर बोलेंगे, और आप आपस में बात करेंगे कि लाइक दो लोगों के बीच में कैसा बिहेवियर है तो उसे हम इंटरपर्सनल बिहेवियर बोलेंगे। ये आपको तीनों यूनिट में मैंने पढ़ा है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, तीनों के अलग अलग टॉपिक्स हैं ये, तो बस ये सिंपल सी चीज़ है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच इज डेवलप्ड बाय F.W. टेलर। ये तो बहुत सिंपल था। Who proposed bureaucratic structure is suitable for all organization? ऐसा किसने कहा कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है? वैसे ये तो गलत है बट फिर भी ऐसा जिसने भी कहा उसको क्या ही बोले, मार्क्स वेबर ने ऐसा कहा कि कि देखो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाया ही मैक्स वेबर ने था। जो ये ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है या ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, ये मैक्स वेबर के थ्रू ही डेवलप किया गया था। तो इन्होंने ऐसा कहा था कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है, बट ऐसा बेसिकली नहीं होता। कोई भी इंसान बहुत रिजिड होकर काम करना पसंद नहीं करता, ठीक है। Then we have Hawthorne experiment, which was a real beginning of applied research in OB, was conducted by, तो एल्टॉन मायो ने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, ठीक है। प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग गिवन बाय हेनरी फ्योल। अब देखो इन्होंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को प्रोसेस थ्योरी के नाम से भी लिखा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, वैसे मैंने ऐसा कहीं पढ़ा तो नहीं था बट यहाँ पे लिखा है तो मैं आपसे कह रही हूँ, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। देन वी हैव whose concept states that interpersonal and human relations may lead to productivity। किसका कंसेप्ट कहता है कि इंटरपर्सनल और ह्यूमन रिलेशन प्रोडक्टिविटी को लीड करते हैं? तो हेनरी फ्योल ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, यहाँ पे मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी दी थी, हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ये सारी थ्योरीज दी थी। बचे हमारे पास एल्टॉन मायो। तो एल्टॉन मायो का जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट था उसका रिजल्ट ही यही निकला था कि अगर जो भी इंसान कहीं काम कर रहा है तो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, उसके कलीग से रिलेशनशिप, उसका वर्किंग एनवायरनमेंट सब कुछ बहुत अच्छा हो। फैसिलिटीज़ तो सेकेंडरी इशू है उसके लिए, पर उसका पहली जो प्रायोरिटी या पहला प्रोडक्टिविटी फैक्टर ये है कि उसके जो ग्रुप के मेंबर्स हैं या उसके जो कलीग्स हैं वो कितने अच्छे हैं उसके साथ, और उसी से उसकी प्रोडक्टिविटी डेराइव की जाती है, ठीक है। Today's organization are open system, closed system, open as well as closed, none of these. Open system है, क्योंकि एक थोड़ा बहुत बेसिक क्राइटेरिया होता है कि भाई आपकी इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, ये चाहिए, एंड आपको ये थोड़ी बहुत स्किल्स आनी चाहिए पर्टिकुलर जॉब के लिए। बाकी आप कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी कास्ट से हो, इन सब के बेसिस पे आपकी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती कि भाई तुम इस कास्ट के होगे तो ही तुमको एंट्री मिलेगी, या तुम इस कास्ट के होगे तो ही तुम बिजनेस शुरू कर सकते हो, या तुम इस कलर के होगे, या तुम इस स्टेट के होगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। देन वी हैव विच ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी कैन बी अंडरस्टूड बाय आई, इफ एंड देन रिलेशनशिप। ये है कंटिंजेंसी अप्रोच। अब देखो इसमें आपको पता है लॉजिकल चीज़ देखनी है। इफ़ एंड देन अप्रोच, अगर ये तो ये, अगर ये हो गया तो ये करेंगे, अगर ये हुआ तो ये करेंगे। तो अगर का मतलब क्या होता है? अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो, और सिचुएशन आ गई तो का मतलब क्या होता है? कंटिंजेंसी, ठीक है। मतलब ऐसी कोई सिचुएशन जो हम उम्मीद ना कर रहे हों कि आए, बट ऐसी कोई डिफरेंट सिचुएशन अराइव करे, उसे हम कंटिंजेंसी से रिलेट करते हैं। तो इफ़ एंड देन का जो रिलेशनशिप जिस भी थ्योरी में हम डेराइव कर सकते हैं वो कंटिंजेंसी अप्रोच की थ्योरी होती है कि अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, ठीक है। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़, अब देखो, एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अ ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच, टोटल सिस्टम अप्रोच। मैंने आपको जो, अगर याद हो आप लोगों को, तो मैंने आपको जो नेचर पढ़ाए थे ये तीनों ही नेचर हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। इंटरडिसिप्लिनरी है क्योंकि साइकोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी एंड उसके बाद ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी एंड उसके बाद मैनेजमेंट की स्टडी, हर एक सब्जेक्ट, हर एक डिसिप्लिन को मिला के ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बनता है, इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी है। ह्यूमनिस्टिक है ही क्योंकि हम इसमें टोटली ह्यूमन वैल्यूज़, ह्यूमन बिलीव्स, एथिक्स में डील करते हैं। टोटल सिस्टम अप्रोच है ही, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, कोई भी मैनेजमेंट हो हम सबके साथ इसमें डील करते हैं। कोई भी इशू हो, कोई भी चीज़ हो, मतलब कुल मिला के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम से हम डील करते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज, ठीक है। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज नॉट एन अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी, अप्लाइड साइंस, नॉर्मेटिव साइंस, पेसिमिस्टिक अप्रोच। अगेन अप्लाइड साइंस है, नॉर्मेटिव है, सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है, लेकिन पेसिमिस्टिक अप्रोच नहीं हो सकता। क्योंकि
किसी भी इंसान का बिहेवियर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर स्टडी, कुछ भी हो, हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। तो पेसिमिस्टिक अप्रोच तो ये हो ही नहीं सकता। ह्यूमन बिलीव्स को पढ़ना, सीखना, समझना इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है। तो इसीलिए ये पेसिमिस्टिक अप्रोच सिर्फ और सिर्फ पेसिमिस्टिक अप्रोच तो नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे आप एलिमिनेशन भी यूज़ कर सकते थे और अगर आपको सारे नेचर याद हैं तो आप डायरेक्टली क्लिक भी कर सकते थे, ठीक है। देन वी हैव कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय स्किनर, पैवलोव, टॉलमैन, पाइजेट। पाइजेट ने कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग दी। एक्सपीरियंस के रिजल्ट पे जो परमानेंट चेंज आता है बिहेवियर में उसे क्या बोलते हैं? दैट इज़ लर्निंग। भाई मोटिवेशन में एक्सपीरियंस नहीं मिलता, बिहेवियर मॉडिफिकेशन तो तब होता है जब आप कुछ सीख जाते हैं, ठीक है। स्किल्स से एक्सपीरियंस नहीं मिलता, स्किल्स तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई ना, तो लर्निंग से आपको एक्सपीरियंस मिलता है। इसीलिए एक्सपीरियंस और लर्निंग यहाँ पे दो ही वर्ड्स साथ साथ चल सकते हैं, इसलिए मैंने बाकी के ऑप्शन ए, सी और डी को एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ही बताया, फर्स्ट वन इज़ आईडी मतलब आइडेंटिटी, सेकंड इज़ ईगो, थर्ड इज़ सुपर ईगो, तो मतलब ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डैश इज़ लार्जली चाइल्डिश, irrational, never satisfied, demanding and destructive of others। इसमें आपका आंसर होगा नेगेटिव ईगो। इट विल नॉट बी डी, बिकॉज देखो जो नेगेटिव ईगो होता है, जो हमारा ईगो होता है वो बेसिकली सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हमारी सेल्फ नरिशमेंट एंड सेल्फ लर्निंग, सेल्फ स्किलिंग, इन सब पे फोकस करता है। बट जो नेगेटिव ईगो होता है वो बहुत हार्मफुल होता है, तो आप सभी को पता है, साफ साफ दिख भी रहा है, तो इग्नोर दैट आंसर डी। It is answer number C. It is largely childish, irrational, never satisfied, demanding and destructive of others, but obviously. Then we have 28, dash represent noblest thoughts, ideals, etc. अब जो हमारा सुपर ईगो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सुपर ईगो होता है वो मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स, बिलीव्स, इन सब पे बेस्ड होता है। तो ऑब्वियसली बात है नॉबलेस्ट थॉट्स, आइडियल्स, ये सब जो हमारे बनेंगे वो सुपर ईगो से ही बनेंगे, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 29, डैश इज़ रियलिटी एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पार्ट ऑफ थिंकिंग। रियलिटी और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पार्ट ऑफ थिंकिंग इज़ ईगो व्हेन वी फोकस ऑन सेल्फ लर्निंग, सेल्फ स्किलिंग, when we focus on self respect and etc. तो वहाँ पे हम प्रैक्टिकली सोच रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। सो यहाँ पे ईगो का मतलब वो नहीं है जो आप लोग बेसिकली कॉमन लाइफ में यूज़ करते हैं। यहाँ पे ईगो का मतलब वो है कि थिंकिंग अबाउट दी सेल्फ, मतलब सेल्फ लेवल पे जो भी आपकी थिंकिंग है पॉजिटिव वे में, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 30, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टार्ट इज डिजाइंड टू अंडरस्टैंड। TART is designed to understand, perception test लिखा है वो, ठीक है। It is designed to understand personality of individual। देखो अब apperception से आप perception भी confuse हो सकते हैं, ठीक है। लर्निंग तो होगा नहीं, none of these तो होगा नहीं, बट apperception मतलब किसी thematic apperception मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है, क्या है, क्या नहीं, क्या सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, उसका जो टेस्ट, उसके लिए जो टेस्ट डिज़ाइन किया गया है उसे हम बोलते हैं थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है। आप चाहे तो इसे याद कर सकते हैं, चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, नो वरीज। डैश इज द रिएक्शंस ऑफ इंडिविजुअल टू न्यू और थ्रेटनिंग फैक्टर्स इन देयर वर्क इन्वायरमेंट। अब देखो ऑब्वियसली भाई ऐसा कोई नया चेंज या ऐसा कोई थ्रेटनिंग फैक्टर, फॉर एग्जांपल जब कोरोना आया तो बहुत से लोग जिन्हें कंप्यूटर्स की या स्मार्टफोन्स की बिल्कुल भी या ज़ीरो या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम नॉलेज थी, उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी ये, क्योंकि वो घर में बैठे बैठे भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और उनको ये भी डर था कि जब आगे चीज़ें सुधरेंगी तो बट अगर सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो स्ट्रेस ही एक ऐसा एटीट्यूड है या एक ऐसा बिहेवियर है जो थ्रेटफुल या फिर थ्रेटनिंग सिचुएशन में दिखाई पड़ता है। एटीट्यूड नहीं होगा, डिसोनेंस नहीं होगा, आप डिसोन तो नहीं कर सकते ना, अब जो होना है वो तो होके रहेगा, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले स्ट्रेस होता है। दुखी ज़रूरी थोड़ी कि सारे लोग दुखी हो जाएं, कुछ लोग तो बहुत खुश भी हुए होंगे ना, तो बेसिकली स्ट्रेस होता है, ठीक है। कुछ लोगों को अच्छा स्ट्रेस होता है कि अरे वाह अब हमें ये सीखना है, हमें ये आता है तो हम ये कर जाएंगे, और कुछ लोगों को बुरा स्ट्रेस होता है कि यार अब मेरा क्या होगा, ठीक है। स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसलिए सारे ऑप्शंस को हटा के क्या बचता है, ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेस। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट जॉब रिलेटेड सोर्स ऑफ स्ट्रेस। देखो रोल एम्बिग्विटी, रोल ओवरलोड, करियर कंसर्न, एथिकल डिलेमास। अब जो एथिकल डिलेमास, रोल ओवरलोड, रोल एम्बिग्विटी है, ये सब कुछ जॉब रिलेटेड सोर्स ऑफ स्ट्रेस
हम क्या, इसमें भी आप ऑप्शन डी को हटाइए, ठीक है। आपका जो एथिकल डिलेमास है कि एथिक्स क्या कहते हैं क्या नहीं, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस है। बाकी आपका रोल एम्बिग्विटी, रोल कन्फ्यूजन जो होता है, ज़्यादा वर्क ओवरलोड, करियर के कंसर्न, ये सब कुछ जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस के सोर्सेज हैं। तो यहाँ पर आप एथिकल डिलेमास को क्लिक करेंगे, इट विल बी नॉट आंसर डी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स कॉजिंग स्ट्रेस। अब इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर नहीं है? टास्क डिमांड, रोल कॉन्फ्लिक्ट, सेटिस्फैक्शन। अब ये ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर नहीं है जो कि स्ट्रेस कॉज करे? तो सेटिस्फैक्शन, बट ऑब्वियसली, ठीक है। आप आंसर डी को हटाइए, आंसर सी को हटाइए। रोल कॉन्फ्लिक्ट भी ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है, रोल डिमांड भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, टास्क डिमांड भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। सेटिस्फैक्शन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट हेयर। तो जो सबसे अलग है वही आंसर है, ठीक है। क्योंकि बाकी के 3 गलत ही होंगे, हमेशा याद रखना। MCQs में जो सबसे अलग होता है वही आंसर होता है। क्यों? क्योंकि बाकी के 3 गलत ही होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेथड ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मेथड कौन सा है? करियर काउंसलिंग करा सकते हैं, बट ऑब्वियसली जॉब रिलोकेट करा सकते हैं, कहीं और नई जगह ले सकते हैं जॉब, रिक्रिएशनल फैसिलिटी, बट ऑब्वियसली कहीं घूमना, छुट्टियां मना लेना, रिफ्रेश हो जाना, ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ मेथड ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेज करने का कौन सा मेथड नहीं है, ठीक है। अब रोल एनालिसिस टेक्निक, सुपरवाइजर ट्रेनिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सारे तो मेथड लग रहा है ना सुनने में। तो लास्ट वाला जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपको ना पता हो कि क्या टर्म है क्या नहीं, क्योंकि लास्ट टर्म मैंने भी नहीं पढ़ी है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जब मुझे लग रहा है कि टाइम मैनेजमेंट भी आंसर है, सुपरवाइजर ट्रेनिंग भी आंसर है, रोल एनालिसिस भी, टेक्निक्स भी आंसर है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं स्ट्रेस को मैनेज करने में। तो लास्ट वाला बचा ऑप्शन आपका हो गया आंसर। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो यूज़ नहीं होती है, ठीक है। Then we have dash refers to the negotiation of an agreement between two groups. 2 ग्रुप्स के बीच में जो नेगोशिएशन होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। बट ऑब्वियसली भाई प्रेशर टैक्टिक्स तो होगा नहीं, ये तो तब यूज़ होता है जब नेगोशिएशन नेगेटिव हो, तब इंसान प्रेशर देता है, टेक्निक्स यूज़ करता है, ठीक है। को ऑप्टिंग होगा नहीं, क्योंकि को ऑप्टिंग कॉपरेशन है, बट यहाँ पे नेगोशिएशन हो रहा है। कॉपरेशन में दोनों लोग साथ मिलकर आते हैं, नेगोशिएशन में दोनों लोग कोई एक कॉमन ग्राउंड पे पहुँचते हैं, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टिंग होगा। जब 2 लोग नेगोशिएट करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ठीक है। तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक। तो आंसर ए हो गया। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज आर यूज टू सॉल्व इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स इनडायरेक्टली। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट मतलब 2 ग्रुप के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप बी के। पहला है ऑप्शन अवॉइडेंस, दूसरा इनकरेजमेंट, तीसरा बार्गेनिंग एंड चौथा ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। बार्गेनिंग कैसे करोगे भाई? कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी हो रखा है, तुम बार्गेनिंग करनी है। इनकरेजमेंट हवा थोड़ी देनी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सॉल्व कैसे हो सकता है, तो अवॉइडेंस, इनडायरेक्टली आप आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करके या चीज़ों को अवॉइड करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का डायरेक्ट मेथड इनमें से कौन सा नहीं है? हमेशा जब नॉट और या है वाले क्वेश्चंस आए कि इज़ नॉट या फिर इज़, तो ध्यान देना कि नॉट लिखा है या नहीं लिखा। इसमें नॉट पूछा गया, मतलब इन ऑप्शंस में से 3 मेथड्स होंगे और कोई एक ही ऑप्शन होगा जो मेथड नहीं होगा। तो डायरेक्ट मेथड कौन सा इनमें से नहीं है? प्रॉब्लम सॉल्विंग डायरेक्ट है, भाई बात करो प्रॉब्लम हो गई। डोमिनेशन या मैनेजमेंट डायरेक्ट है, भाई मैनेजमेंट ने बोल दिया कि जो मैंने कह दिया है वो करना है तो करना है, कॉन्फ्लिक्ट खत्म, दोनों को करना ही पड़ेगा। रिमूविंग की फिगर्स इन कॉन्फ्लिक्ट, अब भाई जैसे मान लो कि 2 लड़ाई की एक जड़ है, अगर आप उसे हटा ही दोगे तो लड़ाई खत्म, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। लास्ट है परसुएशन, परसुएड करना मतलब राजी कराना, उकसाना, ऐसा कुछ। तो बट ऑब्वियसली भाई ये सॉल्व करने का तरीका तो वही नहीं ना, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। अ टेक्निक टू ब्रिंग चेंजेस इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन रादर मैन फोकसिंग अटेंशन ऑन इंडिविजुअल्स टू ब्रिंग चेंजेस ईजिली। अब देखो, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने की टेक्निक रैदर देन कि कोई किसी एक इंसान पे फोकस करके ईजी चेंजेस लाने की टेक्निक को क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्यों नहीं बोलते हैं? मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में ही पढ़ाया है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इंडिविजुअल लेवल पर भी होता है, ग्रुप लेवल पर भी होता है और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर भी होता है। कल्चर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, कॉन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ग्रुप के भी हो सकते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकते हैं। पर डेवलपमेंट ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलता है, क्योंकि वो किसी एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल को डेवलप नहीं करता, वो तो ग्रोथ हो गई उस इंसान की, ठीक है, उसका हम कह सकते हैं कि ऑल अराउंड ग्रोथ हो गई। बट डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो सबको, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, सारे डिपार्टमेंट्स को, प्रोडक्टिविटी को, एफिशिएंसी को, सब कुछ अच्छा करने के कॉन्सेप्ट को डेवलपमेंट कहते हैं,
अभी मैंने आज ही की वीडियो में पढ़ाया और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सारे ऑप्शन छोड़ के ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ओडी इंटरवेंशन टेक्निक। ओडी इंटरवेंशन टेक्निक सारी की सारी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कि आपका कोई एक पर्टिकुलर गोल या ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए आप मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, तो ऑल ऑफ दी अबव, ये सारी ओडी इंटरवेंशन मतलब जो भी डेवलपमेंट हुई है उसको इंटरवीन करने के लिए, उसको इवेलुएट करने के लिए ये जो टेक्निक्स है ये यूज़ की जाती हैं, ठीक है। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट इशू रिलेटिंग टू गोल सेटिंग थ्योरी। अब गोल सेटिंग थ्योरी से रिलेटिंग ये कौन सा इंपॉर्टेंट इशू इनमें से नहीं है। गोल स्पेसिफिसिटी, इक्विटी अमंग वर्कर्स, फीडबैक, डिफाइनिंग द गोल। अब हम जब गोल सेट कर रहे हैं तो गोल का स्पेसिफिक होना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वो गोल सही है कि नहीं, चलेगा कि नहीं, इसका फीडबैक होना तो और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो गोल एक्चुअली क्या है, क्या करना है, क्या प्रोसेस होगा, इसको डिफाइन करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो मतलब सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए और बचा ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। इसमें साफ साफ लिखा है नॉट, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। बिहेवियर, पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट आर सेंट्रल एरियाज ऑफ स्टडी फॉर बट ऑब्वियसली सोशियोलॉजिस्ट। जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, पावर हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बिहेवियर होगा, ये सब एक सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। सोशल साइकोलॉजिस्ट नहीं, क्यों, क्योंकि अगर साइकोलॉजिस्ट होते तो वो सिर्फ बिहेवियरल पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न्स, इन सब पे डील करते, पावर और कॉन्फ्लिक्ट पर नहीं, ठीक है। ऑपरेशन तो होगा ही नहीं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है, इसको तो प्लीज़ कोई भी मत टिक करके आना, ठीक। Then we have when a bank robber points a gun at a bank employee, his base of power is। अब उसकी पावर का बेस क्या है, कॉरेसिव है, प्यूनिटिव है, पोजिशनल है, अथॉरिटेटिव है। भाई अब बैंक रॉबर है वो तो, बट ऑब्वियसली अथॉरिटी तो कोई नहीं है उसके पास, ठीक है। पोजीशन कोई नहीं है, प्यूनिटिव वो हो नहीं सकता, कॉरेसिव है क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। उसका मतलब उसने इतने सारे पास्ट में नेगेटिव वर्क किए हैं, सब में सक्सेसफुल हुआ है, इसलिए उसका जो पावर बेस है यहाँ पे वो कॉरेसिव है, ठीक है। ये पावर के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, अगर याद आ रहा हो तो। Then we have the managers of a multinational company are located in France, India, Brazil and the United States. Which decision making techniques seems most reasonable for this organization? अब इसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा डिसीजन मेकिंग टेक्निक मोस्ट रीजनेबल लगती है। पोस्टल सर्विस इंटरैक्शन, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, नॉमिनल सेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग। भैया देखो, नॉमिनल डिस्कशन करना बेवकूफ़ी है, अलग अलग से बुला के करोगे क्या। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करोगे, सबको बुलाना ही पड़ेगा बट ऑब्वियसली। और ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत क्या है भाई, तुम्हारी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके मैनेजर फ्रांस, इंडिया, ब्राज़ील, US से रिलेट करते हैं, उन्हें ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी चाहिए, वो तो खुद ही ऑलरेडी इतने स्किल्ड हैं, इतने डेडिकेटेड अपने काम को लेके, तो उसका मतलब भी नहीं है। पोस्टल सर्विस, अब क्या तुम चिट्ठी भेज के इंटरैक्ट करोगे फिर तो नौकरी छोड़ देंगे वो लोग। तो लास्ट बचा इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग, बट ऑब्वियसली US, ब्राज़ील एंड बेसिकली अगर इंडिया से भी कोई MNC का मैनेजर है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग ही प्रेफर करेगा, कंफर्ट जोन से बैठ के बिना किसी खर्चे के, ठीक है। वो वी कॉल इट व्हेन वी जज समवन ऑन द बेसिस ऑफ आवर परसेप्शन। हम परसेप्शन के बेस पर जज करते हैं तो वो स्टीरियोटाइपिंग ही होती है, चाहे आप मॉडर्न बोलो, चाहे आप बहन जी बोलो, चाहे आप अच्छा बोलो, चाहे आप बुरा बोलो, कुछ भी जज करो, अगर आप अपनी परसेप्शन, अपनी पर्सनल थिंकिंग के अकॉर्डिंग जज करते हो तो उसे हम स्टीरियोटाइपिंग ही बोलते हैं, ठीक है। कैटेगराइजिंग, हॉलो इफेक्ट, प्रोटोटाइपिंग कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास शोभा इज़ एन ऑनेस्ट। केस बेस्ड भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। मैंने देखा तो मुझे MCQ मेट के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगे, स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट के। बाकी तो मैंने अकाउंट्स वगैरह के लिए बहुत डिफरेंट साइड से क्वेश्चंस लिए, बट इसके मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं आपको सारे पढ़ा रही हूँ। शोभा इज़ एन ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। शी बिलीव्स हर एम्प्लॉयज़ आर ऑल सिमिलरली ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इग्नोरिंग साइंस दैट दे मे बी मैनिपुलेटिंग हर। वट परसेप्चुअल शॉर्टकट इज शोभा मोस्ट लाइकली यूजिंग। अब इसमें शोभा को लगता है उससे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो सारे हैं ऑनेस्ट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, क्योंकि वो खुद भी एक ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है। तो जैसा इंसान खुद होता है 90% चांसेस है कि वो लोगों को वैसा ही जज करता है। जैसे मान लो कि इंसान खुद स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के साथ साथ बहुत स्वीट भी है और बहुत ऑनेस्ट भी है, तो उसको लगेगा कि जितने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें शॉर्टकट कौन सा यूज़ कर रही है वो, शॉर्टकट प्रोजेक्शन का, वो प्रोजेक्ट कर रही है ऐसा कि जैसी मैं हूँ ऐसे ही सब होंगे, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ पर मैं स्वीट और ऑनेस्ट हूँ, तो हो सकता है कि जितने भी लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सभी स्वीट और ऑनेस्ट हों, ठीक है। वैसे तो ये गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए,
ठीक है, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, स्पेसिफिकली इन बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस के कॉर्पोरेट सेक्टर की जो दुनिया होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है। सतीश हैज़ अ लो एब्सेंटीज्म रेट, he takes responsibility of his health and has good health habits. He is likely to have an internal locus of control, external core locus, high emotional stability. देखो भाई, हेल्थ का केयर करने के लिए इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, ठीक है। आप केयर करोगे तो इमोशनली इम्बैलेंस होगा ही नहीं, ठीक है। कोर लोकस ऑफ कंट्रोल की ज़रूरत है नहीं। हेल्थ का केयर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञानी होना, बहुत कोर वैल्यूज़ होना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सटर्नल, भाई कोई आपसे कहेगा हरी सब्जी खा लो, पिज़्ज़ा छोड़ दो, आप नहीं करोगे जब तक आपके अंदर से नहीं आएगी ये चीज़ कि नहीं, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, आई हैव टू ईट गुड, आई हैव टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, नथिंग एल्स, ओके। सो वो एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, अंदर से ये कंट्रोल इंसान में होता है कि मुझे ये खाना है, ये करना है, ये पीना है, ठीक है। देन वी हैव राजू बिलीव्स दैट men परफॉर्म बेटर इन ओरल प्रेजेंटेशन देन वुमेन, व्हाट शॉर्टकट हैज़ बीन यूज्ड इन दिस केस। अब राजू का ये बिलीव है कि ओरल में मैन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं वुमेन के कंपैरिजन में। भाई बट ऑब्वियसली स्टीरियोटाइपिंग है यार, ये कैसी सोच हुई तुम्हारी। कितने लड़के होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं और कितनी लड़कियां होती हैं जो कभी बोली ही नहीं होती हैं, फैमिली प्रेशर, अपने बैकग्राउंड, अपने इन्वायरमेंट की वजह से, तो बहुत डिफरेंस होता है, आप ऐसे जज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये स्टीरियोटाइपिंग है, कॉन्ट्रास्ट प्रोजेक्शन, हेलो कुछ भी, ये स्टीरियोटाइपिंग ही है क्योंकि वो अपने बिलीफ के हिसाब से जज कर रहा है, ठीक है। Mr. Manoj, manager of ABC company, found that skills of workers and machinery used by them as compared to the competitors in the market are obsolete within a year. Which type of challenge ABC company is facing? अब देखो, जैसे कि इसमें लिखा है कि एक साल के अंदर अंदर ऑब्सोलीट, मतलब एक साल के अंदर अंदर आउटडेटेड हो गई टेक्नोलॉजी जो उसी कंपनी में यूज़ हो रही है कंपटीटर्स के कंपैरिजन में। तो हाई क्वालिटी लो क्वालिटी ऐसा कुछ नहीं है, एक साल के अंदर ओल्ड आउटडेटेड हो चुकी है। ग्लोबलाइजेशन कल्चर ऐसा कुछ भी नहीं है। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो रैपिड पेस ऑफ चेंज, बहुत जल्दी चेंज आ रहा है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स वगैरह की बात करेंगे, तो शॉर्ट टर्म का मतलब होता है विद इन अ ईयर। चाहे अकाउंट्स की बात करें चाहे जो भी बात करें, तो विद इन अ ईयर मतलब शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में जो चेंज हो गया वो क्या, रैपिड पेस ऑफ चेंज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये आपकी कहीं बुक में थ्योरी में नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना कि भाई ये तो पढ़ाई नहीं, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो आपको एलिमिनेट करके आंसर मिल जाएगा, ठीक है। MCQ सारे रट के जा नहीं सकते, ये भी एक पॉइंट होता है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कार्ट्स, when managers have the mental ability to analyze and diagnose complex situations, they possess dash skills. अब रॉबर्ट कार्ट्स के अकॉर्डिंग जब मैनेजर्स की मेंटल एबिलिटी एनालाइज करना, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को डायग्नोज करना इजीली कर सकते हैं वो लोग, तो वो कौन सी स्किल्स पजेस कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली वो कंसेप्चुअल स्किल्स पजेस कर रहे हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझना, सोचना, उसको एनालाइज करना, डीपली ऑब्जर्व करना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडरशिप या टेक्निकल स्किल नहीं है, ठीक है, कि ये तार यहाँ जोड़ दो या इसको ऐसे मोटिवेट कर दो या इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर लो। ये कंसेप्चुअल स्किल है। आपका कंसेप्ट, आपकी माइंड की फर्मनेस, ये सब कुछ बहुत क्लियर है। फुल फॉर्म MBO का एम्फेसाइज। MBO कौन से गोल्स एम्फेसाइज करता है, तो टैंजिबल, वेरीफिएबल एंड मेजरेबल। अब देखो जब आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, कोई भी गोल सेट करते हो, तो बट ऑब्वियसली वो टैंजिबल होता है, मतलब कुल मिला के वो दिख रहा होता है कि भाई ये करना, ये अचीव करना, ये सेल्स टारगेट या फिर ये प्रोडक्टिविटी या फिर ये प्रॉफिट, ये लेवल, वो दिख सकता है इंसान को। इनटैंजिबल नहीं होता कि भाई इतना अच्छा बनना है, इतना सुंदर बनना है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वेरीफिएबल, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई हमने ऐसा ऐसा करके ये करके ये चीज़ करके इतनी एफिशिएंसी अचीव करी, इतना प्रॉफिट अचीव करा, ऐसा कुछ। और मेजरेबल, बट ऑब्वियसली मेजरेबल होगा ही, चाहे किसी भी टर्म्स में, चाहे गुडविल के टर्म्स में, चाहे प्रॉफिट के टर्म्स में, चाहे सेल्स के टर्म्स में, चाहे कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स के टर्म्स में, ठीक है। अचीवेबल, कंट्रोलेबल, प्रॉफिटेबल नहीं, चैलेंजिंग, इमोशनल, कंस्ट्रक्टिव, हायरार्किकल, ये सब कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बात करी गई है, तो ऑब्जेक्टिव में यही पहला ऑप्शन बेस्ट सूटेबल है। Then we have today's managers understand that the success of any effort at improving quality and productivity must include. क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी एफ़र्ट क्या अपने अंदर इंक्लूड करना चाहिए उस एफ़र्ट को। ऑप्शन नंबर ए है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, हाँ बिल्कुल नहीं। कस्टमर सर्विस इम्प्रूवमेंट, ओफो बिल्कुल नहीं। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, एग्जैक्टली। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट असेट होता है एक एम्प्लॉय। अगर वो पूरी विल के साथ, पूरी कैपेबिलिटी के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है,
तो उसके एफर्ट बट ऑब्वियसली क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को लॉन्ग रन में इम्प्रूव करेंगे ही करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है। ऐसा नहीं कि बाकी ऑप्शंस इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, पर यहाँ पे क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इंक्लूड करने के लिए मस्ट क्या है? जो मस्ट है वो एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन है। आपके पास सब कुछ हो, लेकिन अगर आपके पास ह्यूमन पावर नहीं है तो आपके सारे रिसोर्सेज कचरा है, वो कहते हैं ना डब्बा है, ठीक है। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लीस्ट लाइकली टू पोज अ बैरियर टू क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। अब इसमें से सबसे लीस्ट ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सबसे कम बैरियर पोज करेगा? पहला, टोन डिफरेंस, यार बहुत करेगा। हो सकता है कि किसी भी कल्चर में ऊंची आवाज़ में बात करना कोई बहुत बड़ी बात ना हो, बट कुछ कल्चर में ये बहुत बड़ी बात है कि आपने ऊंची आवाज़ में कैसे बात करी। शांत रहना चाहिए, बड़ों से नीची आवाज़ में बात करना चाहिए, ऐसा कुछ। वर्ड कॉनोटेशंस, बट ऑब्वियसली किसी की लैंग्वेज में किसी को कुछ कहते हैं, किसी वर्ड को कुछ कहते हैं, लाइक जैसे कि सब्जियों के ही अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस अमंग परसेप्शंस, भाई ये तो सबसे बड़ा बैरियर है, सबसे बड़ा बैरियर है। अमेरिका में स्ट्रेट फॉरवर्डली आई कांटेक्ट के थ्रू बात करना कॉन्फिडेंस माना जाता है, बट इंडिया में यही चीज़ अपने माँ बाप से के सामने करके देखिए, इसे ज़बान लड़ाना और ज़्यादा बोलना कहा जाता है। तो बचता क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो बिना कुछ सोच समझे आपको ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक कर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय क्लेटन एल्डरफर। एल्डरफर ने, अगर आप लोगों को याद हो, तो ERG थ्योरी को प्रपोज किया है, ERG थ्योरी, ठीक है। एंड हायरार्की ऑफ नीड मैस्लो ने किया, थ्योरी एक्स एंड वाई, उसके बाद सिर्फ डी में तो सिर्फ थ्योरी है तो हटाई दो, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ MBO वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, MBO का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले पीटर F ड्रकर थे, पीटर F ड्रकर, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और सक्सेसफुल। कॉन्सेप्ट ऑफ MBO वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर F ड्रकर। पीटर F ड्रकर ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही हेल्पफुल रहा है। Then we have Mr. Sunil's one-day salary was deducted because of his uninformed leave, as he was already warned about this behavior. It is an example of which method of shaping behavior? But obviously it is the example of punishment method. पॉजिटिव reinforcement, नेगेटिव reinforcement का मतलब होता है कि लाइक समझाना, एंड देन अगर वो आपकी बातों को फोर्सफुली जैसे भी जिस भी तरीके से फॉलो करते हैं, देन उसके बाद रिवर्डिंग वगैरह के प्रोसेस को पॉजिटिव reinforcement बोलते हैं, एंड ना फॉलो करो तो नेगेटिव मतलब पनिशमेंट या फिर डांटना या फिर स्कोल्डिंग वगैरह, तो ये reinforcement होता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि सैलरी डिडक्ट कर ली गई है, इसका मतलब ये क्या है? पनिशमेंट, ओके। देन वी हैव व्हाइल मैनेजिंग पॉलिटिकल बिहेवियर्स इन ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजर रिक्वायर्स डिस्करेजिंग। पॉलिटिकल बिहेवियर मैंने आपको आज ही के वीडियो में पढ़ाया है, लास्ट वीडियो यूनिट 4 का था, कि क्या होता है। पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि टैक्टिक्स यूज़ करके अपने जो आपका डिज़ायर्ड एक्शन है या जो आपका डिज़ायर्ड आउटकम है उसे अचीव करना, ठीक है। तो पॉलिटिकल बिहेवियर को एक ऑर्गेनाइजेशन में होता तो है ही भाई, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, पॉलिटिक्स तो हर जगह अवेलेबल है, होती ही होती है। तो उसको मैनेज करने का जो एक तरीका है वो क्या डिस्करेज करने से हो जाएगा? नेगोशिएशन, रिलेशनशिप, सेल्फ इंटरेस्ट या डायलॉग। बट ऑब्वियसली भाई पॉलिटिक्स इंसान करता है सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, डायलॉग, नेगोशिएशन और रिलेशनशिप इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही नहीं है कहीं से भी। तो सेल्फ इंटरेस्ट को अगर आप डिस्करेज करेंगे, मतलब सेल्फिशनेस को कम से कम करेंगे, तो आप पॉलिटिकल बिहेवियर को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर पाएंगे। देन वी हैव पीपल विथ विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट कॉमनली में Okay, people with which type of personality trait commonly make poor decisions because they make them too fast. तो अगर आपको याद हो कि मैंने लास्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था कि कितने टाइप, वो वीडियोस भी देख लेना अगर भूल गए हो तो, ठीक है। अगर टाइम है तो बिल्कुल देख लेना। टाइप A, टाइप B, सेल्फ इसमें है एक्सट्रोवर्ट और सेल्फ मॉनिटर्स तो बिल्कुल नहीं होगा। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो अपनी हर चीज़ बक देते हैं, बट इतना फास्ट डिसीजन नहीं लेते हैं। जो सेल्फ मॉनिटर्स होते हैं वो ऑब्जर्वर्स होते हैं, तो वो तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसमें होगा टाइप A पर्सनालिटी के लोग, ठीक है, जो थोड़े से एक्साइटेड होते हैं, पीपल प्लीजिंग होते हैं, तो बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, इसलिए उनका डिसीजन कभी कभार बहुत ही ज़्यादा पुअर इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा खराब या फिर बहुत ज़्यादा रिग्रेटिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फोर्स दैट शेप्स पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को शेप करने का एनवायरमेंटल फोर्स क्या है? जेंडर, हाइट, ब्रेन साइज। ब्रेन साइज सेम होता है भाई ऑलमोस्ट, ठीक है। जेंडर हाइट तो हो नहीं सकता ये, क्योंकि इन्वायरमेंटल फोर्स नहीं है, ये नेचुरली हमें मिल चुका होता है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट।
तो बचता क्या है, ऑप्शन नंबर सी एक्सपीरियंस। देन वी हैव फैक्टर्स अदर देन सेटिस्फैक्शन दैट इम्पैक्ट वंस डिसीजन टू लीव अ करंट जॉब, इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब देखो इसमें इन्होंने क्वेश्चन नॉट वाला ही पूछा है पर इतना घुमा दिया है, इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट जहाँ आ जाए वहाँ मतलब भी नॉट ही है। तो लेबर मार्केट कंडीशन, लेंथ ऑफ टेन्योर विद द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, एक्सपेक्टेशन अबाउट ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, अब देखो जो जॉब सेटिस्फैक्शन हमें मिल रही होती है उसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे स्विच करने के लिए इनकरेज करते हैं या फिर ऐसा डिसीजन लेने के लिए प्रेशराइज करते हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन कम है ज़्यादा है ये भी मैटर करता है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑलरेडी, लेबर मार्केट कंडीशन क्या है, जॉब मिलेगी कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है कि नहीं, ये मैटर करेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होगा उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो चुके होंगे तो उतना कम चांसेस होगा जॉब को छोड़ने का, ये भी मैटर करता है। अब ऑर्गेनाइजेशनल का सिटीजनशिप बिहेवियर मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कैसा है ये भी मैटर करता है। लेकिन जो इनमें से फैक्टर सेटिस्फैक्शन के अदर देन है वो है एक्सपेक्टेशंस अबाउट ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, जैसे मान लो कि कोई इंसान बस नॉर्मल 9 to 5 जॉब कर रहा है बट उसका जो बेसिक पैशन है वो पेंटिंग है, तो वहाँ पे जो उसकी एक्सपेक्टेशंस है वो एक्सट्रीमली हाई है, तो बट ऑब्वियसली ये एक अच्छा खासा रीज़न बन सकता है। प्रवीण इज़ डिससेटिस्फाइड विथ हिज जॉब बट बिलीव दैट हिज सुपरवाइजर इज़ अ गुड मैन हु विल डू द राइट थिंग। प्रवीण हैज़ डिसाइडेड दैट इफ़ ही जस्ट वेट्स कंडीशंस विल इम्प्रूव। प्रवीण्स अप्रोच टू दिस प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज। अब प्रवीण वेट करने का चूज़ करता है। पहला ऑप्शन एग्जिट, दूसरा वॉइस, तीसरा लॉयल्टी एंड लास्ट इज़ नेगलेक्ट। भाई अगर वो वेट करने की सोच रहा है तो वो नेगलेक्ट तो कर नहीं रहा। ठीक है, वेट करने की सोच रहा है तो वो एग्जिट भी नहीं कर रहा, वेट करने की सोच रहा है तो वो वॉइस भी नहीं रेज कर रहा। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, सी विच इज़ लॉयल्टी। वो लॉयल है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप बिहेवियर्स आर आइडेंटिफाइड बाय द पाथ गोल थ्योरी। सबसे पहला यहाँ पे सपोर्टिव, एम्प्लॉय ओरिएंटेड, लेज़र फायर एंड पार्टिसिपेटिव। पाथ गोल थ्योरी की लीडरशिप बिहेवियर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला पार्टिसिपेटिव है, फिर अचीवमेंट ओरिएंटेड है, फिर डायरेक्टिव है, फिर सपोर्टिव है। ये अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, जब मैंने थ्योरीज पढ़ाई हैं तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आप एलिमिनेशन नहीं कर सकते, अगर याद होगा तो कर सकते हैं वरना तुक्का मारिए, आपकी मर्जी। Then we have which of the following is not a trait dimension of big 5 personality trait। बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट में ईगो इंक्लूड नहीं करते हैं वो लोग। एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस एंड ये सब चीज़ें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, कल्चर भी नहीं करते हैं वैसे तो, बट आई थिंक इट्स समथिंग रिलेटेड टू दैट पॉइंट नंबर 4। ओके फाइन। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। इन विच स्टेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस डज कॉन्फ्लिक्ट बिकम विजिबल। कौन से स्टेज में विजिबल होता है, बिहेवियरल स्टेज में, जब वो आपके बिहेवियर में उतर आता है। आर्ग्यूमेंट्स, आपकी आपके एक्सप्रेशंस, आपके रिएक्शंस, आपके रिस्पॉन्स जब आपके बिहेवियर में दिखता है ना कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड या फिर नॉट अप टू दैट पॉइंट, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के प्रोसेस में कॉन्फ्लिक्ट विजिबल हो जाता है। देन वी हैव विच डायमेंशंस ऑफ बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट रिप्रेजेंट्स आर्टिस्टिकली सेंसिटिव, रिफाइंड एक्सेट्रा। अब ये कौन सा डायमेंशन है, ये डायमेंशन हमारा कल्चर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आर्टिस्टिकली सेंसिटिव, रिफाइंड, हम अपने कल्चर के शेप के अकॉर्डिंग ढले हुए होते हैं। हम जहाँ पले बड़े होते हैं, जो सीखे होते हैं, जो देखे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा सब कुछ होता है। ठीक है, तो एक्सट्रोवर्जन, कंसाइंटियसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये तीनों ही ऑप्शंस किसी भी एंगल से बिल्कुल भी मैचिंग नहीं है। इसलिए आप अगर एलिमिनेशन भी यूज़ करोगे तो लास्ट बचेगा कल्चर। ठीक है, एलिमिनेशन जो एक प्रोसेस है, अगर आप अच्छे से करना सीख गए तो आपके MCQs 90% सही ही होंगे, क्योंकि एलिमिनेट करने के बाद जो ऑप्शन बचता है वो हमेशा सही होता है अगर आपका एलिमिनेशन सही है तो। डैश रिफर्स टू द नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस दैट इज डेवलप्ड स्पॉन्टेनियसली बिटवीन पीपल एसोसिएटेड विथ ईच अदर। पर्सनल और सोशल रिलेशन का भाई स्पॉन्टेनियसली डेवलप होता है पीपल्स के बीच में, वो इनफॉर्मल ही हो सकता है, चाहे गवर्नमेंट, बिजनेस, फॉर्मल, कुछ भी हो, उसे बहुत टाइम लगता है डेवलप होने में। ठीक है, तो इनफॉर्मल। देन वी हैव द कॉग्निटिव प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल सिलेक्ट्स, ऑर्गेनाइज
दिस बट मिस इंटरप्रेट्स इन्वायरमेंटल स्टिमुली इज नोन एज। सिलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज भी करता है, पर मिस इंटरप्रेट करता है। उस कॉग्निटिव प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मिस परसेप्शन। बट ऑब्वियसली आपने सिलेक्ट भी कर लिया, आपने सुना समझा सब कुछ देखा, पर आपने जज गलत किया, मतलब आपका जो कंक्लूजन है वो गलत निकला। तो वो क्यों गलत निकला? क्योंकि आपका जो पर्सनल परसेप्शन है वो गलत था, तो इसी वजह से मिस परसेप्शन होगा। सिलेक्टिव, प्रोजेक्शन, परसेप्शन ये सब कुछ नहीं होगा, मिस परसेप्शन होगा, ठीक है। द मोर कंसिस्टेंट बिहेवियर द मोर द ऑब्जर्वर इज इंक्लाइंड टू। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि लाइक जो भी बहुत ज़्यादा आप कंसिस्टेंटली जो भी हैबिट या जो भी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो जो भी आप उसे ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको लगेगा कि ये मेरे इंटरनल कॉजेज़ हैं, मतलब मेरी अंदर की इंटेंसिक मोटिवेशन है जो मुझे इस चीज़ को फॉलो करने के लिए हमेशा से मोटिवेट करती है, या हमेशा ही प्रेशराइज़ करती है, या हमेशा ही मुझे उस पाथ पर रखती है। जैसे अगर आप काफ़ी टाइम से सुबह जल्दी उठ रहे हैं और बिना अलार्म के या बिना किसी प्रॉब्लम के आप जल्दी उठने लगे हैं कुछ टाइम के बाद, क्योंकि फिर बॉडी की हैबिट में आ जाता है, तो आपका एक सेंस ऑफ हम कह सकते हैं कि इंट्यूशन डेवलप होता है कि मैं एक अर्ली राइज़र हूँ। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे यही बेसिक मतलब था, ठीक है। एक्सटर्नल कॉज होगा नहीं, क्योंकि अगर आप कोई काम कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स से तो आप कर ही नहीं सकते। डेली एक काम को करना इज़ वेरी डिफिकल्ट अनटिल एंड अनलेस आप इंटरनली उसे करना ना चाहते हो, ठीक है। इंटरप्रिटेशन और कंसेंसस तो रिलेटेड ही नहीं है, ये वर्ड ही रिलेटेड नहीं है। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रिलेशनशिप्स प्रपोज्ड इन एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भाई ये याद होगा तो करोगे, वरना तुक्का मारोगे। तो आंसर इज रिवॉर्ड्स पर्सनल गोल रिलेशनशिप, ठीक है। पढ़नी है थ्योरीज तो मैंने सारी थ्योरीज एक्सप्लेन करी हैं, और पूरी प्लेलिस्ट भी मैं आपको आई बटन में भी दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, नोट्स भी सारे के सारे दिए हुए, यूनिट 1 2 3 4 सारे, ठीक है। फिर इन मास्लोज हायरार्की नीड्स, चाहे नीड हायरार्की थ्योरी बोलो, चाहे मोटिवेशन थ्योरी बोलो, चाहे मास्लो की थ्योरी बोलो, चाहे हायरार्की नीड बोलो, विच इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ नीड्स इज रैंक्ड एज लोअर ऑर्डर नीड्स। अब लोअर की बात की गई है, पाँच स्टेजेस थे मास्लो की थ्योरी में, ठीक है। इसमें लोअर की बात की गई है। अब देखो, साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स, साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेफ्टी नीड्स, सोशल एंड स्टीम नीड्स। तो इसमें हमारा होगा साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स। आंसर बी को आप इग्नोर करिए, क्यों? क्योंकि सोशल नीड तो तब होगी ना जब जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी, रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, ठीक है। तो सोशल नीड थर्ड पे आती है, इसमें लोअर ऑर्डर की बात की गई है, तो लोअर ऑर्डर यहाँ पे होगा साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स, ठीक है। देन वी हैव मास्लो ग्रुप्ड द 5 नीड्स इनटू 2 कैटेगरीज, हायर ऑर्डर नीड्स एंड लोअर ऑर्डर नीड्स। बट ऑब्वियसली जब आप एक स्तर पे पहुँचते हो तो उसके बाद आपकी जो नीड्स होती हैं वो हायर ऑर्डर की होती हैं, एंड अब जब आप बस अटेन कर ही रहे हो तो चीज़ें, तो वो लोअर लेवल की नीड होती है। सुप्रीम, लोकल, सेल्फ नीड, अदर, ये सब कुछ नहीं बोला उन्होंने यूज़ किया है टर्म हायर एंड लोअर, ठीक है। इफ़ एवरी वन हु इज़ फेस्ड with a similar situation respond in the same way, attribution theory states that the behavior shows। आप सिमिलर सिचुएशन में हर कोई सिमिलर वे में रिस्पॉन्ड करे, तो इसका क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन हमारा कंसेंसस है, दूसरा सिमिलैरिटी, तीसरा रिलायबिलिटी, और चौथा है हमारा कंसिस्टेंसी। इसका आंसर बट ऑब्वियसली होगा कंसेंसस, क्योंकि देखो सिमिलैरिटी तो होगा नहीं, सिमिलैरिटी किसी में होती नहीं है, पर सिमिलर सिचुएशन में सेम बिहेव करना, तो ये एट्रीब्यूशन थ्योरी के अकॉर्डिंग इसे हम कंसेंसस बोलते हैं, इस बिहेवियर को कंसेंसस बोलते हैं, ठीक है। ये कंसेंसस शो करता है। योर बॉस नेवर गिव्स यू द बेनिफिट ऑफ द डाउट व्हेन यू वर लेट बैक फ्रॉम लंच, he assumed that you had simply taken too much time. He never considered that the elevators were out and you had to walk up to 10 flights of stairs. Your boss is guilty of। ठीक है, अब देखो आपके लंच से लेट आने की वजह को ना आपके बॉस ने कभी सुना, ना कभी कंसिडर करना चाहा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आप क्यों लेट आए, उसे हमेशा ये लगा कि आपने ज़्यादा टाइम लिया, ठीक है। तो अब आपका जो बॉस है वो गिल्टी है, तो वो किस बात पे गिल्टी है? ये फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर है। भाई सामने वाले की बात सुनना एक फंडामेंटल सिंपथी है, ठीक है। फंडामेंटल मतलब बेसिक सी सिंपथी है, हर किसी में होनी चाहिए, एटलीस्ट बात तो सुनो, ठीक है। इतना डिक्टेटरशिप चलाने की क्या ज़रूरत है? तो सेल्फ सर्विंग, सिलेक्टिव परसेप्शन, इनकंसिस्टेंसी, ये सब तो इनकंसिस्टेंसी तो बिल्कुल नहीं होगा, सिलेक्टिव परसेप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो सोच समझ के नहीं कर रहा था कि सिलेक्ट करके ये परसेप्शन चूज़ करूँ। उसकी हैबिट में था कि मैं सुनूंगा ही नहीं अपने एम्प्लॉय की, सेल्फ सर्विंग होगा ही नहीं, तो बचा क्या? फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, ठीक है।
Mr. Sanjeev rated Mr. Rajiv high in his job evaluation because both belong to same area and graduated from the same university. It is an example of similar to me effect. हॉलो इफेक्ट नहीं होगा, मिस परसेप्शन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने से कनेक्टेड इंसान का साथ दिया है. सेंट्रल टेंडेंसी तो बिल्कुल ही नहीं होगी, ये सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है. तो हमारा लास्ट बचता है सिमिलर टू मी इफेक्ट. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेंशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एक्सेप्ट. सारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के डायमेंशंस हैं एक्सेप्ट डायनामिक, डिडक्टिव, नंबर एप्टीट्यूड, इंडक्टिव रीजनिंग. बट ऑब्वियसली जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है वो आपकी इंटरनल जो थिंकिंग होती है, जो कुछ आपका खुद का सेल्फ ईगो का या फिर आपकी सेल्फ नर्चरिंग, सेल्फ बिलीव्स, वैल्यूज़, फेथ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रीजनिंग करते हो कि भाई ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, वगैरह वगैरह. तो ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नहीं है कहीं से भी. तो डायनामिक स्ट्रेंथ है, डिडक्टिव स्ट्रेंथ रीजनिंग है, नंबर एप्टीट्यूड है, ये इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं, आप इन्हें पढ़ते हो, सीखते हो, करते हो. बट जो आपकी इंडक्टिव रीजनिंग होती है, आपकी बिलीव्स, आपकी प्रैक्टिकलिटी, आपके परसेप्शंस वगैरह से डेवलप होती है. तो ऑप्शन ए इज द आंसर. ओके, लेट्स मूव ऑन. स्ट्राइक action by a labor union to force the management to accept their demands is an example of which of the following power. मैंने आपको पहले के क्वेश्चन में बताया था कि जो नेगेटिव पावर होती है, ठीक है, विच इज़ बिकॉज ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव सेल्फ ईगो, वो होती है कोरेसिव पावर. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर. रिवॉर्ड, लेजिटिमेट और रेफरेंट तो होगा नहीं. ठीक है. Then we have question number 78. Which of the following departmentalization can be considered necessary in an organization where the country's product fall into several categories with very different production method? ठीक है, अब प्रोडक्शन मेथड डिफरेंट है, अलग अलग कैटेगरीज में फॉल करते हैं प्रोडक्ट्स. तो इसमें से कौन सा डिपार्टमेंटलाइजेशन बेस्ट होगा? कस्टमर, प्रोडक्शन, प्रोसेस, मैट्रिक्स. प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की कैटेगरीज भी अलग हैं, वैरायटी भी अलग है और उनको प्रोड्यूस करने का तरीका भी अलग है. तो प्रोसेस वाइज डिपार्टमेंटेशन होना चाहिए. ठीक है. देन वी हैव मिस्टर दिराश हैज़ अ जॉब which pays an excellent salary. He has a good relationship with his peers and his supervisors. He also likes the fact that the company policy fits well with what he personally believes and that he has received considerably recognition for his achievements at the company. Which of these factors is most likely responsible for the fact that Dheeraj loves his job? अब इसमें से मोस्ट लाइकली ऐसा कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि धीरज अपनी जॉब को बहुत पसंद करता है? आपको सारे रीज़न बता दिए कि उसे अवार्ड भी मिलता है, रिकॉग्निशन भी मिली है, सारे सबसे रिलेशनशिप भी उसके बहुत अच्छे हैं, जैसा चाहता है जॉब भी वैसी है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है रिकॉग्निशन. क्यों? क्योंकि अगर आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, ठीक है, आपकी जो बेसिक नीड है सेफ्टी की, साइकोलॉजी की, ये सब पूरी हो रही है, रिलेशंस अच्छे हैं, तो मतलब आपकी सोशल नीड भी पूरी हो रही है. मैस्लो की थ्योरी है ये. ठीक है. अब आप जो बिलीव करते हैं आपको वो भी मिला, तो मतलब आपकी जो स्टीम नीड्स हैं वो भी पूरी हो रही हैं. तो अब आपको रिकॉग्निशन भी मिली, तो मोस्ट लाइकली अब आप अपनी जॉब को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि आप काबिल हैं, तभी आप इस स्टेज पे हैं. तो आप दूसरी जॉब भी ढूंढ सकते हैं बड़ी आसानी से. पर आपको ये जॉब पसंद क्यों है? क्योंकि आपकी हर अचीवमेंट के लिए आपको बहुत रिकॉग्निशन मिलता है, विच इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू मैस्लो. इसलिए आंसर डी होगा करेक्ट. ठीक है. आपको मैंने रीज़न बताया कि आंसर डी करेक्ट क्यों होगा. सो नाउ यू गॉट इट. ओवर द पास्ट 2 decades, बिजनेस स्कूल्स हैव एडेड रिक्वायर्ड कोर्सेज ऑन पीपल स्किल्स टू मैनी ऑफ देयर कैरिकुलम. व्हाई दे हैव डन दिस? अब पास्ट 2 decades में जो बिजनेस के स्कूल्स हैं उन्होंने अपना जो पीपल की स्किल्स हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, साइकोलॉजी वगैरह वगैरह, अपने कैरिकुलम में, एम नहीं है शायद इसमें स्पेलिंग में, ऐड किए. क्यों ऐड किए? क्योंकि मैनेजर्स जो हैं उन्हें ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो जितना ही ह्यूमन साइकोलॉजी को, ह्यूमन बिहेवियरल पैटर्न को समझेंगे, उतना ही इफेक्टिव उनकी मैनेजमेंट होगी. ठीक है. तो अगर आपको ये सिंपल सा बेसिक रीजन पता है तो आंसर सी होगा. बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कुछ खास. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी बिलीव हेल्ड बाय अ सक्सेसफुल मैनेजर? सक्सेसफुल मैनेजर के द्वारा एक मोस्ट लाइकली बिलीव कौन सा होगा? ठीक है. अब इसमें टेक्निकल स्किल्स नेसेसरी हैं बट इनसफिशिएंट अलोन फॉर सक्सेस. आंसर सी करेक्ट है. अब देखते हैं क्यों करेक्ट है. टेक्निकल नॉलेज इज़ ऑल दैट नीडेड. भाई ये तो गलत है. अगर मैनेजर सक्सेसफुल है तो उसमें टेक्निकल, ह्यूमन स्किल्स सब कुछ होंगी, सिर्फ टेक्निकल से काम नहीं चल सकता. इट इज़ नॉट असेंशियल टू हैव साउंड इंटरपर्सनल स्किल्स. ये भी गलत है. इंटरपर्सनल स्किल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अच्छा मैनेजर होने के लिए. इफेक्टिवनेस इज़ नॉट इम्पैक्टेड बाय ह्यूमन बिहेवियर. ये तो बिल्कुल ही गलत है. भाई ह्यूमन बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इसलिए ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है. टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए और लेकिन ये अलोन ह्यूमन सक्सेस के लिए सफिशिएंट नहीं है. ठीक है. देन वी हैव व्हाट टर्म्स
is used for the extent to which an individual displays different behaviors in different situation. What term is used for the extent to which an individual displays different behaviors in different situations? Okay, continuity, integrity, flexibility, distinctiveness. अब इसमें खुद ही देख लो यार, डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट बिहेवियर, डिस्टिंक्टिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी, कंटिन्यूटी कहीं से भी डिफरेंट वर्ड को रिप्रेजेंट करती है? नहीं, डिफरेंट वर्ड को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टिंक्टिवनेस. ओके, देन वी हैव व्हाट डज कंसेंसस रिफर टू इन एट्रीब्यूशन थ्योरी. मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में जो समझाया था कि कुछ लोग सिमिलर सिचुएशन में सिमिलर बिहेव करें तो उस बिहेवियर शो को हम कंसेंसस बोलते हैं. यहाँ पे देखो कि वो होता क्या है. ठीक है, सेम चीज़, डिफरेंट पीपल रिस्पॉन्ड इन सेम वे इन द सेम सिचुएशन. देखा? सो कंसेंसस अब आपको क्लियर हो गया. 2 बार मैंने पढ़ा दिया, 2 क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से. तो अगर एक ही कंसेप्ट है उसका अलग अलग क्वेश्चन कैसे आएगा, आप ये सब भी नोटिस करते जाओ. ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप वीडियो पॉज कर करके लिखते भी जाओ. ठीक है, देन वी हैव इफ एवरीवन हु इज़ फेस्ड विद अ सिमिलर सिचुएशन. अगेन द सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है. ठीक है, सो कंसेंसस. ओके, देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 प्राइमरी मैनेजमेंट फंक्शन. प्राइमरी मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस हैं, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग वगैरह वगैरह. इसमें से जो नहीं है वो स्टाफिंग है. क्यों? आई डोंट नो ऐसा क्यों लिखा हुआ है इसमें. स्टाफिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग. चलो ठीक है, लेट्स लीव दिस क्वेश्चन. ओके, लीव दिस क्वेश्चन क्योंकि इसमें सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं. Determining how tasks are to be grouped is part of which management function? टास्क कैसे ग्रुप करने हैं, ये किस मैनेजमेंट? बट ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजिंग. क्या किसको देना है, क्या करना है, कैसे, ऑर्गेनाइजिंग. मिन्सबर्ग, हेनरी मिन्सबर्ग कंक्लूडेड दैट मैनेजर्स. मिन्सबर्ग का पूरा नाम हेनरी मिन्सबर्ग है. जैसे कि क्या नाम है? अब्राहम मैस्लो. मैस्लो का पूरा नाम अब्राहम है. बहुत लोगों को नहीं पता होता तो वो कन्फ्यूज होते हैं ऑप्शंस में. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना. कंक्लूडेड दैट मैनेजर्स परफॉर्म 10 डिफरेंट highly interrelated roles. ठीक है, which of the following is one of the broad categories into which these roles could be grouped. अब देखो जो हेनरी मिन्सबर्ग थे उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था मैनेजर के रोल को, 10 डिफरेंट रोल्स को. 2 कैटेगरीज में 3 रोल और एक में 4 रोल. याद है, बहुत पहले पढ़ाया आई थिंक मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में. ठीक है, तो ये हमारा डिसीजनल. ठीक है, ब्रॉड कैटेगरीज, डिसीजनल कैटेगरी. जैसे कि मान लो कि उनका था कि टेक्निकल, कंसेप्चुअल एंड उसके बाद हमारा हार्डकोर जो स्किल्स हैं वो कैसे कैसे क्या क्या परफॉर्म करना है. तो 10 रोल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था. ये कुछ वैसा ही है. मैंने बहुत पहले पढ़ाया था तो मुझे फिलहाल तो नहीं याद है, बट हाँ आप ऑप्शन देख लो, डिसीजनल होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो. देन वी हैव एज अ मैनेजर वन ऑफ जेम्स ड्यूटीज इज टू प्रेजेंट अवार्ड्स टू आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज़ within his department. Which Mintzberg managerial roles is James acting in when he does this? अब मिन्सबर्ग के 10 रोल्स थे, उनमें से कौन से रोल पे काम कर रहा है भाई? अब देखो, खुद देखो, अगर तुम्हें सारे रोल्स नहीं याद हैं तो इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि अवार्ड देना. तो क्या ये लीडरशिप रोल है? नहीं. लाइजन रोल है, कनेक्टिंग कम्युनिकेशन, ऐसा कोई रोल तो है ही नहीं. लाइजन का मतलब कनेक्शन, कम्युनिकेटिंग वगैरह, तो नहीं. मॉनिटर रोल, क्या वो किसी को मॉनिटर कर रहा है? नहीं. तो लास्ट का बचा फिगर हेड रोल. बट ऑब्वियसली हो गया, काम खत्म भाई. अगर तुम अवार्ड दे रहे हो इसका मतलब तुम हेड हो, है ना. तो लास्ट ऑप्शन हो गया. अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग वन ऑफ मैनेजमेंट्स इंटरपर्सनल रोल्स इज. मैनेजमेंट का इंटरपर्सनल रोल क्या होता है? मैनेजमेंट या मैनेजर कह लो आप. मैनेजमेंट क्यों कहना है, मैनेजर कह लो. ठीक है, तो स्पोक्स पर्सन, लीडर, नेगोशिएटर, मॉनिटर. इट इज़ लीडर. इंटरपर्सनल लेवल पे एक मैनेजर को लीडर होना चाहिए. लोगों से फॉलो करें, उससे इंस्पायर हों, उसे सुने समझें, लोगों में कोऑर्डिनेशन हो लीडर के थ्रू. ये सब कुछ इंटरपर्सनल रोल्स में आता है. रॉबर्ट कार्ट्स आइडेंटिफाइड 3 एसेंशियल स्किल्स दैट मैनेजर्स नीड टू हैव इन ऑर्डर टू रीच देयर गोल्स. व्हाट आर दीज स्किल्स? अब रॉबर्ट कार्ट्स ने 3 एसेंशियल स्किल्स बताई थी. ठीक है, इनमें से तीनों स्किल्स हैं कौन सी? इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल. ठीक है, ये आप अगर आपको याद होगा तो आप कर पाओगे क्योंकि इनकी प्रपोज थ्योरीज में ये सब है. और नहीं याद होगा तो तुक्का मारोगे. एज यूजुअल आई सेड के 3 ही तरीके होते हैं एमसीक्यूज के. याद हुआ तो ऑप्शन टिक करो, वरना एलिमिनेशन को यूज़ करो अगर आप कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो अच्छे से, वरना जय माता दी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज अ मैनेजर इज वैल्यूड बाय हर कलीग्स. ओके, and her ability to perform effective break-even analysis on upcoming ventures. अब ब्रेक इवन एनालिसिस परफॉर्म करने में ये मैनेजर बहुत ही अच्छी है. ठीक है, इन दिस केस हर कलीग्स वैल्यू हर फॉर कॉम्पिटेंसीज दैट फॉल विद इन
विच ऑफ कार्ड्स एजेंशियल मैनेजमेंट स्किल कैटेगरीज शी हैव। अब कार्ड की किस एजेंशियल मैनेजमेंट स्किल को ये मैनेजर अक्वायर करती है, कौन सी स्किल होगी ये, बट ऑब्वियसली टेक्निकल होगी यार, ब्रेक इवन एनालिसिस अच्छे से कर पाती है, ये टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल कंसेप्ट है, कम्युनिकेशन ह्यूमन है, कंसेप्चुअल कंसेप्ट नहीं है ये, ठीक है। देन वी हैव अकॉर्डिंग टू कार्ड्स टेक्निकल स्किल्स encompass the ability to apply specialized knowledge और expertise, बट ऑब्वियसली एनालाइज और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को डायग्नोस करना ये टेक्निकल स्किल नहीं, कंसेप्चुअल स्किल है। मैंने आपको लास्ट के एमसीक्यूज में पढ़ाया, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कंट्रोल एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, भाई ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ठीक है। इनिशिएट एंड ओवरसी कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, बट ऑब्वियसली भाई ये वर्किंग डिपार्टमेंट में आ गया, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, सी। अगर आपको नहीं आता तो आप एलिमिनेट बिल्कुल ही कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू इन दैट। Which one of the following would not be considered a human skill in cards structure? अब इन फॉलोइंग में से ह्यूमन स्किल कार्ड स्ट्रक्चर में कौन सी कंसिडर नहीं की जाएगी। अब ह्यूमन स्किल्स क्या होती हैं, कम्युनिकेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, एज अ टीम मेंबर पार्ट लेकर काम करना, लीडर बनना, इन्फ्लुएंसिव होना। तो डिसीजन मेकिंग तो इसमें एक्स्ट्रा दिख रही है ना, वो तो किसी एंगल से भी इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रही, तो आंसर ए होगा, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कार्ड्स व्हेन मैनेजर्स हैव द मेंटल एबिलिटी टू एनालाइज एंड डायग्नोस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दे पजेस। अब मैंने अभी आपको बताया कि मेंटल एबिलिटी टू एनालाइज एंड डायग्नोस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, भाई अगर आप कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होंगे, क्लैरिफाइड, फार्म, कंपोज होंगे, तो ये आप ये कर पाएंगे, और ये कंसेप्चुअल स्किल है। ये तीसरा क्वेश्चन है कंसेप्चुअल स्किल पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्रेड लुथांस एंड हिज एसोसिएट्स, भाई देखो अगर आपको नाम बहुत नए लग रहे हैं या लग रहा है भाई ये नाम कब आ गए, ये तो मैंने नहीं पढ़े, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। मैंने आपको बताया ना, अगर आपको याद है तो आप जो याद है उस पर टिक करो, अगर आप समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है तो एलिमिनेशन वाला मेथड यूज़ करो, और अगर आप दोनों में से कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो जय माता दी, दैट्स इट। कहीं ना कहीं तो साथ देंगे ना भगवान, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, एज अ टीचर ये कहना नहीं चाहिए बट इट्स ओके, इट हैपन्स। सारी थ्योरी रट के रखना इज़ नॉट अ काइंड ऑफ वेरी मच अचीवमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का एक्सचेंजिंग रूटीन इन्फॉर्मेशन, बस डेली रिपोर्ट दो, ये बहुत पहले होता था। रिसोर्स अक्वायर करना, डिसीजन लेना, डिसिप्लिन रखना, मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, ये सब मॉडर्न मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। विच ऑफ लुथांस मैनेजरियल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्स सोशलाइजिंग, पॉलिटिकिंग एंड इंटरैक्टिंग विथ आउटसाइडर्स। कौन सी ऐसी मैनेजरियल एक्टिविटी है जो इन तीनों को इन्वॉल्व करती है, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, कम्युनिकेटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर नेटवर्किंग, बट ऑब्वियसली नेटवर्किंग। सोशलाइज करना, सोशलाइज का मतलब ही नेटवर्किंग होता है, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शंस तो सोशलाइज वर्ड से मैच भी नहीं करते हैं। वाइल द फंक्शंस, रोल्स, स्किल्स एंड एक्टिविटीज़, approaches to management all differ, they all recognize that effective and successful managers must develop which of the following. Okay. अब इसमें से इफेक्टिव मैनेजर्स को फॉलोइंग में से क्या क्या डेवलप करना चाहिए, पीपल स्किल, टेक्निकल स्किल, एफिशिएंसी या एंटरप्रेन्योरिज्म। देखो अब इसमें बात की गई है कि रोल हो गया, स्किल हो गया, एक्टिविटीज़ हो गया, इन सबको लेके मैनेजमेंट का जो अप्रोच होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। भाई जो इंसान जैसा है वो अपने अकॉर्डिंग समझता सोचता है और उसके बाद डिसीजंस लेता है, इम्प्लीमेंट करता है वगैरह वगैरह। तो इसको और बेटर बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या चाहिए, बट ऑब्वियसली आपको पीपल स्किल चाहिए। आपको डिसीजन लेना है 4 लोगों के लिए, उन पे इम्प्लीमेंट करना है, उन्हीं से काम करवाना है, तो इसके लिए आपको पीपल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बॉन्डिंग, आपकी ग्रुप से जो भी कम्युनिकेशन या जो भी रिलेशनशिप है उसका अच्छा होना, इंटरपर्सनल आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना, तो ये सब पीपल स्किल में आता है, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एन OB स्टडी वुड बी लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड टू फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अब इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो OB की स्टडी में सबसे लीस्ट पॉसिबल आएगी, भाई कि मतलब एकदम लीस्ट प्रायोरिटी, रहे ना रहे कोई मतलब नहीं, ठीक है। इंक्रीज इन एब्सेंटीज एट अ सर्टेन कंपनी, नहीं ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों एम्प्लॉयज़ एब्सेंट हैं, क्यों काम नहीं कर रहे हैं, इससे तो बहुत लॉस होगा। अ फॉल इन प्रोडक्टिविटी इन वन शिफ्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे भाई, कैसे प्रोडक्टिविटी कैसे फॉल हो गई, क्या दिक्कत आ रही है एम्प्लॉयज़ में, एम्प्लॉयज़ को क्या प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ। डिक्रीज इन सेल्स ड्यू टू ग्रोइंग फॉरेन कंपटीशन, भाई ये OB में नहीं आता, ये बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी में आता है, इसको तो हटा दो। इंक्रीज इन थेफ्ट बाय एम्प्लॉयज़, भाई अब एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जो भी कुछ है, एब्सेंटिज्म हो गया, चाहे प्लांट मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, चाहे
जो है जो एम्प्लॉयज़ ने चोरी करना बढ़ा दिया, तो ये सब जो भी एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है वो ओबी की स्टडी में आएगा ही आएगा। फॉरेन कंपटीशन ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी में गया। अब इसमें आप देखो कि जो ऑप्शन बी है वो भी टेक्निकल लग रहा है पढ़ने में, पर आप अगर ध्यान नहीं दोगे कि इसमें लिखा है ऑप्शन बी में फॉल इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का फॉल मतलब एम्प्लॉयज़ से कुछ गलती हो रही है, तो ये एम्प्लॉयज़ के रेफरेंस में ही है। तो अगर आप ये ध्यान से पढ़ोगे ना एमसीक्यूज, तो गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे। देन वी हैव 99, इफ अ पर्सन रिस्पॉन्ड्स द सेम वे ओवर टाइम, एट्रीब्यूशन थ्योरी स्टेट्स दैट द बिहेवियर शोज कंसिस्टेंसी। ओवर टाइम सेम वे में रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब आज कल परसों 6 महीने बाद 1 साल बाद सेम सिचुएशन पे या फिर सेम कंसेप्ट या फिर सेम प्रोसेस पे वो सेम तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो वो कंसिस्टेंसी एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का मतलब एक स्किल, एक कैरेक्टरिस्टिक या फिर एक नेचर या फिर एक फीचर होता है, ठीक है। मिस्टर बालू इज लेट फॉर वर्क ईच डे बाय अबाउट 10 मिनट्स, हाउ वुड एट्रीब्यूशन थ्योरी डिस्क्राइब दिस बिहेवियर। अब एट्रीब्यूशन थ्योरी इस बिहेवियर को कैसे डिस्क्राइब करेगी। इट शोज कंसेंसस। अब देखो भाई, ईच डे बाय 10 मिनट, ईच डे, डेली 10 मिनट से लेट हो रहा है। सिमिलैरिटी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, बट ऑब्वियसली भाई डेली लेट हो रहा है मतलब कंसिस्टेंसी। अब देखो मैंने आपको 100 क्वेश्चंस करा दिए हैं, 100 क्वेश्चंस और अगर डिमांड आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल हो जाएंगे, एंड विल बी टुनाइट लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। सो कल आप लोगों के एग्जाम्स है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू शेयर।